क्वेश्चन एक क्लास में होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी ऑफ मई 26 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पर एक क्वेश्चन दिया गया है। मैंने आपको बोला था, क्योंकि कल हमने डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों की ही प्रैक्टिस कर ली थी, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। आई होप यू हैव ट्राइड। मैं पहले ये डिस्कस करूंगा, फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने चलेंगे। आइए पढ़ता हूं। अंकित कर सकते हो, बट अंकित एग्जाम ओरिएंटेड में प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। कवर एज फास्ट एज पॉसिबल। डन। तेरा पहले एक बार पढ़ा हुआ है तो अंकित कर सकता है, अगर लगता है नहीं तो यू कैन डू वन थिंग, अभी ये क्लास मत कर, पहले कल वाला कर ले इस टाइम पे, फिर ये वाला वीडियो करके कल से लाइव ज्वाइन कर लेना। The following are the summarized balance sheet of Dark Limited as at 31st March 25 and 24। Dark Limited का बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे। 31st March 25 मतलब ये हो गया क्लोजिंग बैलेंसेस और ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो कैलकुलेशंस उल्टे हो जाएंगे। यहां पे मुझे एक आइटम दिखाई दे रहा है। क्या आइटम? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 27 था ओपनिंग में, 59 है क्लोजिंग में। 27 से 59 हो गया तो ये इंक्रीज हुआ बाई 32, इंक्रीज हुआ बाई 32, तो मेरा नेट कैश जनरेटेड आएगा 32। नेट कैश जनरेटेड 32। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 24-25 3 लाख। डिविडेंड के ऊपर है 3 लाख रुपया इस साल पे हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज 20 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 20 लाख। ठीक है। डिबेंचर्स वेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 24। ये डिबेंचर्स के ऊपर बात कर रहा है, इशूड ऑन 1 अप्रैल 24, फ्रेश डिबेंचर। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आइए शुरू करता हूं। आंसर टू क्वेश्चन 8। आंसर टू क्वेश्चन 8 आरटीपी May 26। Answer to question 8 RTP May 26। Dark Limited, Dark Limited cash flow statement for the year ended 31st March 2025। Particulars, amount rupees। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर थोड़ी जगह छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम, थोड़ा और जगह छोड़ देता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, cash flow from financing activities, cash flow from financing activities, working note, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में पीबीटी दिया हुआ नहीं है तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ प्रियांशु, मैराथन्स ऑलरेडी अपडेटेड है हमारे, आप रेफर कर सकते हो। एएस और चैप्टर्स दोनों के अवेलेबल है। दे आर एप्लीकेबल फॉर May 26। देयर इज नथिंग न्यू। वो कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रहा हूं। आई वोंट बी एबल टू टेक मैराथन। नोट 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नोट 1। डन। अब पढ़ता हूं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 195 से 250, 195 से 250 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 55 का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 55। ये सब अमाउंट्स हैं, इन लैक्स है, रुपीज इन लैक्स है, मैं ऊपर लिख दूंगा बाद में, रुपीज इन लैक्स 55। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो मेरे पीबीटी कैलकुलेशन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल 15,
लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल 10, तो इस साल 5 का प्रॉफिट हुआ, बट दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन एंड टैक्स, मुझे जाना है बिफोर टैक्स पे, ठीक है, निकलेगा, धीरे धीरे आएगा। डिबेंचर 40 to 50, 40 से 50 हो गया, और बोल रहा है फ्रेश डिबेंचर जो इश्यू हुआ है वो 1 अप्रैल को हुआ है, मतलब जो 10 का डिबेंचर इश्यू है वो इस साल 1 अप्रैल को एकदम शुरू में हो गया था। इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 10, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10। नेक्स्ट, अब डिबेंचर के पास ना मुझे यहां इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट 50 का मेरा डिबेंचर्स है, 50 का 40 था और 10 साल के शुरू में इश्यू कर दिया था, तो साल के शुरू में 50 लाख का डिबेंचर हो गया, उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो 50 लाख पे मुझे 8% का इंटरेस्ट देना है, यानी 4 लाख का इंटरेस्ट मुझे चुकाना है, 4 लाख का इंटरेस्ट चुकाना है। मुझे कुछ अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है 2 लाख, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है 2 लाख, 4 लाख मेरे को इंटरेस्ट चुकाना है, ईयर एंड पे 2 लाख अनपेड है, तो मतलब पेमेंट कितना हुआ, 2 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। अब ध्यान से, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पीएल में जाता है, पीएल में, बट ये फाइनेंसिंग नेचर का आइटम है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में यहां पे एड बैक कर दूंगा, 50 लाख का 8%, 4 लाख एड बैक कर दूंगा, 50 लाख का 8%, 4 लाख। अब इसका पेमेंट हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख अनपेड है, तो पेमेंट अभी तक 2 लाख का ही हुआ है, 4 लाख का टोटल इंटरेस्ट है, 2 लाख अभी भी अनपेड है, तो पेमेंट सिर्फ 2 लाख का हुआ है, तो पेमेंट में दिखाऊंगा 2 लाख का, बट पीएल में खर्चा गया होगा 4 लाख, तो पीएल से मैंने एडजस्ट कर दिया 4 लाख, 4 लाख। आगे चलता हूं, ट्रेड पेएबल 82 से 75, ये वर्किंग कैपिटल आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हो गया डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 82 और 75 का डिफरेंस 7, लायबिलिटी का डिक्रीज होना मतलब आपने उसको चुका दिया, लायबिलिटी डिक्रीज होना मतलब आपने उसको पे कर दिया, तो आउटफ्लो 7। आगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख 8 लाख, अब प्रोविजन के बारे में अलग से कुछ बोला नहीं है, तो सुनना, लास्ट ईयर 5 लाख का मेरा टैक्स लाइबिलिटी था, टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख का टैक्स लाइबिलिटी था, वो इस साल पे हो गया होगा, टैक्स इज अ करंट लाइबिलिटी, हर साल चुकाना पड़ता है, और इस साल जो 8 लाख का लाइबिलिटी दिख रहा है वो करंट ईयर का टैक्स है जो मुझे फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो अगर कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, टैक्स पेड के बारे में कुछ नहीं बोला, हम हमेशा इसी तरीके से अजम्पशन लेंगे कि लास्ट ईयर का जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी था वो इस साल पे ऑफ हो गया है, और इस साल का जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी है वो करंट ईयर का टैक्स है जो मैंने इस साल खर्चा बोल के रिकॉर्ड किया होगा। तो टैक्स पेड हो गया 5, यहां पे लेस करता हूं, टैक्स पेड 5 लाख, जो लास्ट ईयर का मेरा टैक्स था। सर ऐसे नहीं सोच सकते, 5 ओपनिंग था, 8 हो गया, तो इस साल का 3 लाख रुपया खर्चा, टैक्स आपका करंट लाइबिलिटी होता है, एवरी ईयर आप उसको पेमेंट करते हो, तो वो 5 लाख ओपनिंग मान लो इस साल पूरा पे हो गया, और इस साल का टैक्स एक्सपेंस जो पीएल में गया होगा, जो पीएल में गया होगा टैक्स एक्सपेंस वो है 8 लाख, करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस 8 लाख, तो 5 लास्ट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी था वो इस साल पे हो गया, और इस साल का टैक्स एक्सपेंस है 8 रुपया जो मेरे को आगे पे करना पड़ेगा, जो मेरे को आगे पे करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को नहीं बताया अलग से टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, कुछ नहीं बताया, तो मैं बेस्ट अजम्पशन यही लूंगा, लास्ट ईयर वाला मैंने चुका दिया और ये 8 रुपया करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 205 से 255, नीचे बोला डेप्रीसिएशन चार्ज 20 लाख, तो पहले डेप्रीसिएशन पीएल में गया होगा तो पीबीटी, डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई 20, डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई 20। अब अच्छे से पढ़ते हैं, पीपीई ओपनिंग था 205, 205 में 20 डेप्रीशिएट हो गया 20, तो बचा कितना 185, 185 होना चाहिए था बट है 255, 185 होना चाहिए था है 255, तो मैंने परचेज किया है 70, परचेज किया है 70, परचेज ऑफ पीपीई, परचेज ऑफ पीपीई 70,
ये वर्किंग नोट अपने दिखा सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस 205 लेस डेप्रिसिएशन 20, तो होना चाहिए 185 बट क्लोजिंग इज 255, तो परचेज हुआ 70 लाख, परचेज हुआ 70। आप चाहो तो लेजर भी बना सकते हो, लेजर भी बना सकते हो। नेक्स्ट, गुडविल 8 से 6, 8 लाख से 6 लाख हो गया, तो 2 लाख इस साल अमोर्टाइज हो गया होगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल इज अ नॉन कैश आइटम, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। नेक्स्ट, इन्वेंट्री 42 से 28 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। एसेट डिक्रीज होना मतलब आपने उससे पैसा रियलाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया, इनफ्लो 14। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल 50 से 52 इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल इज एन आउटफ्लो, आउटफ्लो एसेट बढ़ना, आपने उसमें पैसा लगाया। डन। अब मेरा सिर्फ बचा डिविडेंड इस साल का 3 लाख रुपया। अब ये डिविडेंड पेड दिया हुआ है, सर ये डिक्लेयर कब हुआ? देख, ओपनिंग डेट पे कोई डिविडेंड की लायबिलिटी नहीं थी, मतलब लास्ट ईयर नहीं डिक्लेयर हुआ है। ये डिविडेंड इसी साल डिक्लेयर हुआ, इसी साल पे हुआ, इसी साल डिक्लेयर होके इसी साल पे हुआ। तो मैं पीबीटी कैलकुलेशन में एप्रोप्रिएशन एड डिविडेंड डिक्लेयर्ड, प्रॉफिट से डिक्लेयर हुआ होगा, तो मैं वापस प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूं, कितना? 3 लाख। और ये डिविडेंड पे हो गया, डिविडेंड पेड 3 लाख, डिविडेंड पेड 3 लाख। तो करंट ईयर में मैंने प्रॉफिट से 3 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर दिया, तो डिविडेंड डिक्लेयर प्रॉफिट से हुआ तो वो पीबीटी के कैलकुलेशन में चला जाएगा, और पे हो गया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ये 5 + 3 8, 8 + 8 16, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 इस साल का पीबीटी। अब 16 ये हो गया 42 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर इसको प्लस माइनस करता हूं, 42 - 7 + 14 - 2 47 - 5 42, इसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। 47 माइनस टैक्स कर दिया 5 तो 42। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 70, 70। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 65 - 5 60। तो नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड A + B + C, ये हो गया 42 + 60 - 70 32। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हो गया 27 27। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 59 59 59। इजी क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपसे एक बार में बन जाना चाहिए। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स की बात जरूर ध्यान रखें। लास्ट ईयर का 5 लाख का लाइबिलिटी था, कुछ बोला नहीं, मैं मानूंगा वो पे हो गया। और करंट ईयर का 8 लाख लाइबिलिटी, वो करंट ईयर को रिलेट करता है, तो वो करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस है। 2 मिनट का टाइम लो, अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट है मुझसे पूछो।
सर कैश फ्लो करते टाइम क्वेश्चन में कितना जगह छोड़े, ब्लैंक स्पेस रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये जगह रह भी गई तो कोई इश्यू नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिएगा। अगर आपको बहुत टेंशन होता है तो आप क्या कर सकते हो, सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ब्रैकेट में लिख दो नोट 2, उसको वहां नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग में पूरा जगह ले लो, यहां पे लिख दो नोट 2, जो फिगर आए सीधा बैठा देना। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में 4-4 5-5 लाइन छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं ऐसे भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप जगह छोड़ सकते हैं पेपर में, वो आपका पूरा पेपर अच्छी तरीके से चेक करेंगे। क्योंकि अगर आप एक एक एक्टिविटी करके बनाओगे ना अंकित, तो 100% मिस्टेक भी होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये हमारे लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं कवर करवाते चला जाऊंगा, ताकि आपको अलग से ना देखना पड़े। जो इजी होगा वो होमवर्क दूंगा, जो टेक्निकल होगा मैं ही टेकअप कर लूंगा। आगे चलता हूं, हम लोग अब पहले क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6, शायद 2 क्वेश्चन मेरे हैं, 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 मैंने करवा दिया था, 9 मैंने करवा दिया था। तो क्वेश्चन 6 और 7 सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे पास है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं, बाद बाकी एवरीथिंग इज डन। क्वेश्चन 6, मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। ये क्या है ना, ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट पोर्शन है। आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है अच्छे से, और पास में लिखना है कि कैश फ्लो में इस चीज का क्या होना चाहिए। तो प्लीज 2 मिनट का टाइम लो, हर एक पॉइंट अच्छे से रीड करो, और पास में लिखो कि कैश फ्लो में इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश फ्लो में इसका इफेक्ट क्या होगा। पास में लिखोगे आप बुक में ही, फिर मैं आपको आंसर अलग से करवाऊंगा, बट प्लीज रीड दी क्वेश्चन केयरफुली। ट्राई किया, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। How will you disclose following items while preparing cash flow statement of Gagan Limited as per AS3 for the year ended 31st March 19? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आप इन चीजों को कैसे दिखाएंगे? इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आंसर किया जा सकता है। एक, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो एक्सट्रैक्ट, उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बना लो, जहां जहां जो जो आइटम आए वहां दिखा दो। या फिर नंबर 1 इसका ये होगा, नंबर 2 इसका ये होगा, ऐसे करके आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी आंसर कर सकते हो। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बना के भी दिखा सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना सिखा दिया है, अब मैं तुमको क्या कर रहा हूं, अब मैं तुमको सिखा रहा हूं इन दी फॉर्म ऑफ राइटिंग कि पॉइंट 1 में ये होगा, पॉइंट 2 ये होगा, तो आप दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं। 10% डिबेंचर्स इशूड,
1 अप्रैल 18 को था 1,10,000, 31 मार्च 19 को है 77,000। मेरे पास डिबेंचर साल के शुरू में थे 1,10,000, साल के एंड में डिबेंचर हो गए 77,000। तो मैं बोल सकता हूं डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं, कुछ इस साल कुछ डिबेंचर रिडीम हुए हैं, क्योंकि डिबेंचर कम हो गया, लोन कम हो गया, मतलब लोन रीपे हो गया। 33,000 का डिबेंचर्स रिडीम हुआ है, 33,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ है। ये जो डिबेंचर रिडीम हुआ है ये कहां जाएगा सर? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है। डिबेंचर वे रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ, तो 33,000 प्लस 5%, 33,000 प्लस 5%, 34650, 34650। तो ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रीमियम वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। बोल भी दिया कि जो हमने प्रीमियम पे किया है ना 1650, वो हमने पीएल में चार्ज किया है। अब एक फाइनेंसिंग आइटम पीएल में गया हुआ है तो पीएल से हटाना पड़ेगा। तो मैं प्रॉफिट से क्या करूंगा? एडेड बैक टू पीबीटी, एडेड बैक टू पीबीटी एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, फाइनेंसिंग नेचर का आइटम है जो पीबीटी में गया हुआ है। अगर फाइनेंसिंग नेचर का आइटम है पीबीटी में गया हुआ है तो मेरे को उसको वहां से हटाना पड़ेगा। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 का क्या बोला? 34,650 जो पेमेंट किया है वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। नंबर 2 जो प्रीमियम आपने पीएल में चार्ज किया है वो आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोल के पीएल से एड बैक करोगे। आगे अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ओपनिंग में क्लोजिंग में अनपेड इंटरेस्ट, मतलब कुछ इंटरेस्ट ऐसा है जो अनपेड है। पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूं मेरा करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए डिबेंचर का। करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए डिबेंचर का? सर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक सेकेंड, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए 1,10,000 इंटू 10%, 1,10,000 into 10%. सर why 1,10,000? why not 77? बिकॉज डिबेंचर ईयर एंड पे रिडीम हुए हैं, तो इस साल तो पूरे डिबेंचर का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे डिबेंचर का 11,000। आगे बट कुछ अनपेड है, तो मैं अगर इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करना चाहूं, इंटरेस्ट पेड लास्ट ईयर का 275 था, इस साल का 11,000, इतना पेमेंट होना चाहिए। माइनस अभी 1175 आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे, 1175 आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे, इसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट पेड है 10,100, इंटरेस्ट पेड है 10,100। तो मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी था 275, वो पेमेंट करना है। इस साल का 11,000 ये पेमेंट करना है, ये दोनों पेमेंट करना है। माइनस 1175 अभी तक पे नहीं हुआ, तो मेरा पे हो गया 10,100। ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और ये पीएल में गया होगा तो पीबीटी से ऐड हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम पीबीटी से ऐड हो जाएगा। ये 11,000 जो पीएल में गया है हमको पीएल में वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, Debtor of 36,000 were written off against provision for doubtful debt account during the year. 36,000 का डेटर मेरा बैड हो गया, और वो बैड डेट हमने प्रोविजन अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, पीएल में नहीं डाला, प्रोविजन से राइट ऑफ किया। तो अगर बैड डेट मैंने पीएल में नहीं डाला, प्रोविजन से राइट ऑफ किया, तो पीएल में नॉन कैश आइटम गया नहीं, तो कुछ करने का दरकार नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है, जब आप डेटर का वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंज, ओपनिंग वाले डेटर में पहले ये 36 हटा देना जो बैड डेट है, वो 36 हटाने के बाद फिर क्लोजिंग से कंपेयर करना कि करेंट ईयर में कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया। तो मेरा जो 36,000 बैड डेट है, बैड डेट 36,000, इसका कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना सर? ये नॉन कैश आइटम है, तो सर पीबीटी में ऐड होना चाहिए ना। वो लोग बोल रहा है ये पीएल में नहीं गया, ये हमने प्रोविजन से राइट ऑफ किया, क्योंकि पीएल में गया नहीं तो मुझे कुछ करने का दरकार नहीं है। दूसरा, जब मैं वर्किंग कैपिटल चेंज में डेटर को कंसीडर करूंगा, मैं सबसे पहले ओपनिंग डेटर से बैड डेट माइनस करूंगा कि भैया ये 36 तो नहीं आया। अब इसके बाद जो बचा हुआ डेटर है उसको क्लोजिंग से कंपेयर करूंगा और मैं कैलकुलेट करूंगा कितना मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज है, क्योंकि जो पैसा नहीं आया उसको वर्किंग कैपिटल चेंज में नहीं लेना है, उसको हटा देना है, बचे हुए पैसे का वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लो। 10% बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग 3.5 लाख, तब तो कोई चेंज है नहीं। अगर 10% बॉन्ड है तो इस साल का इंटरेस्ट इनकम 3,50,000 का 10%,
35,000 ये इंटरेस्ट इनकम। ये इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग नेचर का आइटम है, बट पीएल में जाता है तो पीबीटी से लेस करना होगा, पीबीटी से लेस। आगे मेरे को बोला अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट ईयर एंड का लास्ट का 10,500, ईयर एंड पे अक्रूड इंटरेस्ट है 10,500, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 35 माइनस 10,500, 10,500 रिसीव नहीं हुआ, 35 माइनस 10,500 तो रिसीव हो गया 24,500, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सब बड़े क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस इस बार तुमसे क्वेश्चन लिमिटेड चीजें ही पूछ रहा है, सारी चीजें नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे कुछ कुछ पूछ रहा है, बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बस आपको वो बताते रहना है। 1 मिनट का टाइम लेके एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है क्या? डाउट है तो मुझसे पूछो, नहीं तो मैं आंसर कॉपी में लिखवाता हूं। प्लीज चेक कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए। बोलिए डन डना डन डन। सर फोर्थ पॉइंट का जर्नल तो बैड डेट टू डेटर्स होगा, तो डेटर्स तो ऑलरेडी लेस हो गया होगा, डेटर्स ऑलरेडी लेस हो गया होगा, बट प्रॉब्लम क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, मुझे डेटर का कैश कलेक्शन कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको बोलूं ओपनिंग डेटर्स, लेजर अकाउंट को विजुअलाइज करो, ओपनिंग डेटर्स टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग डेटर बाई बैलेंस सीडी, जो बैड डेट हुआ बाई बैड डेट जो हुआ वो तो दिखाना पड़ेगा ना, तब जाके मेरे को पता चलेगा ना कितना कलेक्शन हुआ। अगर आप बैड डेट को लेजर अकाउंट में नहीं दिखाओगे, वो बैड डेट हो चुका है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, बट आपको वो दिखाना पड़ेगा टू चेक कितना कलेक्शन हुआ है। ऐसे तो जो आउटस्टैंडिंग वगैरह है उसका भी तो एंट्री हो गया होगा सर, एंट्री सब चीज का हो चुका है, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना कैश आया है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसे प्रॉपर्ली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है अंकिता, मैं लिखते लिखते समझाऊंगा, आइए मैं समझाता हूं, वापस लिखेंगे अपने आंसर, लिखते लिखते इसको समझेंगे। बट पॉइंट नंबर 3 वाज वेरी इजी पॉइंट, सिंपल पॉइंट है, आप चाहो तो लेजर बना सकते हो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मेंटल कैलकुलेशंस, बट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 वाज इजी। आंसर टू क्वेश्चन 6 पेज 24, क्या पूछा है मेरे से? डिस्क्लोज फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, presentation of items in cash flow statement, नंबर 1 एंड 2, पहले नंबर 1 एंड 2 के बारे में मैं बोल रहा हूं। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 33,000 प्लस 5%,
33,000 plus 5%, 34,650. 34,650. This will be shown as an outflow. पेमेंट किया है ना, as an outflow under cash flow from financing activity. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैश फ्लो CF, F फॉर फ्रॉम, FA मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नंबर बी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ₹1650, 33,000 का 5%, ₹1650 has been written off to PL. वो PL से राइट ऑफ हुआ है. So it will be added back to PBT. It will be added back to PBT in cash flow from operating activities. It will be added back to PBT in cash flow from operating activities. ये ऐड हो जाएगा PBT से वापस. नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम पीबीटी में गया है तो हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे. ये बोला है इसीलिए. अगर मान लो बोलता है दैट हैज बीन रिटन ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व, तो फिर मैं ये नहीं लिखता, मैं बोलता फिर कुछ नहीं करना है कैश फ्लो में, वो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ है. नंबर 3, टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर. टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर. इस साल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,10,000 का 10%. ईयर एंड पे रिडेम्पशन हुआ है 33,000 का, तो ईयर एंड पे रिडीम हुआ है तो इस साल का तो इंटरेस्ट लगेगा, आपको देना पड़ेगा 11,000. इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर. अब इंटरेस्ट पेड कैसे निकला, या इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखता हूं, फॉर द ईयर नहीं लिखता हूं, ड्यूरिंग द ईयर. मेरा लास्ट ईयर का अनपेड इंटरेस्ट था 275, अनपेड, ये मेरे को पे करना था, तो ये इस साल पे होगा 275. इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस है 11,000, ये इस साल का खर्चा है, ये भी इस साल मेरे को पे करना है, बट क्लोजिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 1175. क्लोजिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब ये अभी तक पे नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट पे हुआ है 10,100. इंटरेस्ट पे हुआ है 10,100. ओपनिंग प्लस करेंट ईयर का खर्चा माइनस क्लोजिंग. लास्ट ईयर का 275 बाकी था, इस साल का 11,000, तो टोटल 11,275 देना है, माइनस 1175 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने 10,100 पे कर दिया. अब इंटरेस्ट एक्सपेंस shall be added back, shall be added back. इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब 11,000 shall be added back to PBT in operating activities, and interest paid ₹10,100 shall be shown as an outflow, shall be shown as an outflow under financing activities, shall be shown as an outflow under financing activities. अंकिता, अब देखो क्या डाउट है मुझसे पूछो, कहां डाउट है एक्सप्रेसली, अगर अभी भी कुछ बचा है तो पूछो, और क्लियर है तो बोलो क्लियर है सर. नंबर 4, डेटर्स ऑफ 36,000 written off as bad debt, written off as bad debt against PBDD. Full stop. Since nothing is charged to PL, nothing is charged to PL for bad debt, for bad debt, no adjustment is required, no adjustment is required from PBT, from PBT in cash flow from operating activities.
No adjustment for bad debt is required from PBT in cash flow from operating activities. However, while calculating working capital change, the effect of bad debt shall be considered. कैसे कंसीडर करते हैं? बैड डेट को ओपनिंग डेटर से माइनस कर देंगे, फिर जो डेटर आएगा उससे हम लोग क्लोजिंग को कंपेयर करेंगे। दो तरीका होता है अगर डेटर और बैड डेट पीबीडीडी आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में। एक तरीका होता है पीबीडीडी और डेटर दोनों ग्रॉस बेसिस पे आप कंसीडर करके कैश फ्लो में दिखाइए। एक होता है सीधा डेटर से पीबीडीडी लेस करके जो नेट डेटर्स है उनको वर्किंग कैपिटल चेंज में ले लीजिए। अगर आप सेकंड वाला करते हो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा नेट डेटर आएगा, वो मैं वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखा दूंगा। बट अगर आप दोनों का इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो आपको ध्यान से दिखाना है, मैं बताऊंगा आपको, वो है एक पॉइंट जो अपना बाकी है। नंबर 5 and 6 बोलता हूं, 5 and 6 इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स accrued 3,50,000 into 10%, 3,50,000 into 10%, 35,000. Interest received during the year 35,000 का टोटल इंटरेस्ट है, 10,500 अक्रूड है ईयर एंड पे, अक्रूड है तो 24,500 ये इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,500 रिसीव नहीं हुआ ईयर एंड तक तो 24,500 रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट इनकम ₹35,000 shall be deducted from PBT in operating activities, and interest received ₹24,500 shall be shown as an inflow under investing activities, आराम से 2 मिनट का टाइम लो, पूरे आंसर को देख लो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज चेक।
क्लियर है? 2 मिनट का टाइम दिया ताकि आप एक बार लिख लो और एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ये सब अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने दिए। थोड़ा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाने का तरीका चेंज करता है ना, तो बहुत बार बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं, वो नहीं अटेम्प्ट कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि यार हम क्या लिखना है इसमें, समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन देखा ही नहीं है मैंने। डन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अनदर गुड क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ने एक बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया भी था, बट प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ, जिसके कारण बच्चों को बहुत दिक्कत हुई। फिर इंस्टीट्यूट ने अपना सजेस्टेड आंसर भी बहुत ही गंदा रिलीज किया था उसको लेकर। द बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 and 21 आर एस फॉलोज। 20 and 21 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ठीक है। मेरे को बैलेंस शीट में एक आइटम दिखा कैश। कैश ओपनिंग में भी 10,000, क्लोजिंग में भी 10,000, यानी देयर इज नो चेंज इन कैश, नील चेंज। देयर इज नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देयर इज नो चेंज। जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग था, ठीक है। तो मेरा फाइनली नेट कैश जनरेटेड 0 आएगा, 0, नो चेंज। आगे, कंपनी सोल्ड वन फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ज्ञान दिया हुआ है। पॉइंट 1, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ज्ञान दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ज्ञान दिया हुआ है। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज्ञान दिया हुआ है। डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड, इससे रिलेटेड ज्ञान दिया हुआ है। एंड कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से रिलेटेड ज्ञान दिया हुआ है। बट इन्वेंट्री तो यहां है ही नहीं सर, यहां अदर करंट एसेट है जिसके अंदर इन्वेंट्री इंक्लूडेड होगा। करंट एसेट ही है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री इंक्लूड होगा उसमें। अंकित ओपनिंग वाले से लेस होगा। ओपनिंग में डेटर मान लो 2 लाख रुपए था, बैड डेट हो गया 20,000, तो 2 लाख में 20 बैड डेट हो गया, 180 बचा। अब 180 को क्लोजिंग से कंपेयर करना, ठीक है। बात मैं सिखाऊंगा, थोड़ी देर का टाइम दो, मैं सिखाऊंगा। आ जाओ, अब हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आंसर टू क्वेश्चन 7 ऑन पेज 25। कंपनी का नाम न्यू लाइट लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21, 31st March 21, particulars, amount rupees, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities, डन। एक मैं वर्किंग नोट करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि पीबीटी दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख टू 16 लाख, 12 to 16, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
12 लाख से 16 लाख, 4 लाख का इश्यू, इनफ्लो। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख से 280, 4 से 280 मतलब 120 का रिडीम हुआ है। प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो 120 का रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम पे। 126 फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 120 प्लस 5%, 126। सर ये 6,000 आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है शेयर होल्डर्स को, ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है सर ये तो लॉस है, ये लॉस भी पीएल से राइट ऑफ हुआ होगा। एक बार देख लेते हैं क्या जनरल रिजर्व से कोई लॉस राइट ऑफ हुआ है। जनरल रिजर्व इस साल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब उससे कोई लॉस राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो ये लॉस फिर पीएल से राइट ऑफ हुआ है, पीएल से। तो अगर पीएल से राइट ऑफ हुआ है तो यहां पीबीटी, इसमें ऐड करूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,000। डन है बात, आगे चलता हूं। सर इस पे 10% का डिविडेंड है। देखो डिविडेंड जब तक क्वेश्चन आपको बोले नहीं डिक्लेयर हो गया, पे हो गया, तब तक हम लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लिए वेट करेंगे वो क्या बोलता है डिविडेंड के लिए, फिर देखेंगे। इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है, बट डिविडेंड पे करना नहीं करना कंपनी के हाथ में है। कैपिटल रिजर्व नील से 40,000, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये पॉइंट नंबर 4 में कुछ कैपिटल रिजर्व के बारे में बोला है। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया, यानी ये कैपिटल रिजर्व में हमने पीएल से ट्रांसफर नहीं किया है, एक इन्वेस्टमेंट बेचा उसका प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका कुछ करने का जरूरत नहीं। मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मैं दिखा दूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिखा दूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो बाद में जब आएगा तब देख लेंगे। और ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया है तो पीबीटी से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलता हूं। जनरल रिजर्व 6 लाख से 760, जनरल रिजर्व इंक्रीज कर रहा है मतलब हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा। और पीएल 240 से 3 लाख, 240 से 3 लाख, तो पीबीटी में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल 3 लाख माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल 240, तो करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया 60,000। इसमें मैं ऐड करूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में मैंने ट्रांसफर किया है 6 लाख से 760 माइनस 6 लाख, 1,60,000 मैंने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, इसीलिए वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। आगे चल रहा हूं। डिबेंचर 4 लाख से 280 वापस ये रिडीम हुआ है और वही 5% प्रीमियम पे, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 120 प्लस 5%, 126। ये 6,000 का लॉस पीएल से राइट ऑफ हुआ तो ये 6,000 पीएल में एड बैक हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 6,000 और कहीं से राइट ऑफ हो नहीं सकता, जनरल रिजर्व वगैरह से, तो पीएल से राइट ऑफ हुआ है। नेक्स्ट, फिर बोला करंट लायबिलिटी 480 से 520, ये करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का आइटम, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी बढ़ना, इनफ्लो, लायबिलिटी बढ़ना, इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। आगे डिविडेंड पेएबल 120 144, नीचे डिविडेंड के बारे में अलग से कुछ बोला नहीं है, तो डिविडेंड दिया हुआ है 1,20,000 ओपनिंग 144 क्लोजिंग, कुछ नहीं बोले तो हम क्या मानेंगे, सर लास्ट ईयर 120 डिक्लेयर हुआ था,
वो इस साल पे हो गया होगा, और इस साल डिक्लेयर हुआ है 144, वो अभी तक पे नहीं हुआ, वो लाइबिलिटी में खड़ा है, तो लास्ट ईयर वाला 120 पे हुआ होगा। नीचे मुझे एक अनपेड डिविडेंड भी दिया हुआ है, अनपेड डिविडेंड 16,000, अनपेड मतलब जो अभी तक पे नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर का जो 120 डिविडेंड था वो मुझे इस साल चुकाना था, बट उसमें 16,000 अनपेड है। अनपेड, ये अनपेड डिविडेंड लास्ट ईयर वाले से रिलेटेड, क्योंकि इस साल वाला तो अभी डिक्लेयर हुआ है, वो फ्यूचर में पे होगा। तो 120 का मेरा डिविडेंड लास्ट ईयर को पे करना था, मैंने डिक्लेयर किया था, बट 16,000 इज अनपेड। तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड 120 माइनस 16, 120 माइनस 16, 104 डिविडेंड पेड, 104 डिविडेंड पेड। और इस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 144, ये डिक्लेयर प्रॉफिट से होता है, एप्रोप्रिएशन डिविडेंड डिक्लेयर्ड 144, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 144। तो लास्ट ईयर का 1/20 इस साल पेमेंट होगा, और इस साल का 144 है जो नेक्स्ट ईयर हम पेमेंट कर देंगे। लास्ट ईयर के 1/20 में 16,000 अनपेड है, तो 1/20 में 16 अनपेड है, तो बैलेंस 104 पेमेंट हो गया, 104 पेमेंट हो गया। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोविजन के लिए किया था, वही सेम का। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स 360, ओपनिंग 340, क्लोजिंग, कुछ और बोला नहीं है, तो मैं वही मानूंगा। लास्ट ईयर का प्रोविजन जो था वो इस साल पे हो गया होगा, लेस टैक्स पेड। लास्ट ईयर का मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स था 360, वो पे हो गया होगा। और करेंट ईयर का प्रोविजन है मेरा 340, ये इस साल का टैक्स एक्सपेंस, एड टैक्स एक्सपेंस इस साल का 340, ये पीबीटी के कैलकुलेशन में ऐड बैक हो जाएगा। हमको इस साल का कोई टैक्स पेड, टैक्स प्रोविजन कुछ नहीं बताया है, तो मेरा बेसिक अजम्पशन यही रहेगा, लास्ट ईयर वाला मैंने इस साल पे कर दिया, इस साल वाला मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है, ये नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा। सेम चीज डिविडेंड में भी, बस डिविडेंड में एक अनपेड दिया हुआ है, तो उसको मैंने हटा दिया जब पेमेंट कैलकुलेट किया। डन। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, डेप्री दिया हुआ है। ये डेप्री ना अक्यूमुलेटेड डेप्री है, अक्यूमुलेटेड डेप्री। क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लिखना चाहिए था, मिस हो गया। फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्री दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट अक्यूमुलेटेड डेप्री दिया हुआ है, मतलब ये फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पर है। नीचे मेरे को पॉइंट 1 में बोला, कंपनी सोल्ड 1 फिक्स्ड एसेट फॉर 1 लाख, जिसका कॉस्ट था 2 लाख, जिस पर आज तक डेप्रीसिएशन प्रोवाइड हुआ है 80,000। 2 लाख कॉस्ट, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड 80, तो WDV है, WDV 2 लाख माइनस 80, 120। सेलिंग प्राइस 1 लाख, तो लॉस 20,000। मैंने 1,20,000 का एसेट 1 लाख में बेचा, तो 20,000 का लॉस हुआ। एक एक करके बात करता हूं। पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, 1 लाख। इसका लॉस हुआ है, तो वो लॉस पीएल में गया होगा, पीएल से एड बैक कर दे रहा हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000, पीएल में ऐड कर दिया वापस 20,000। नेक्स्ट, फिर बोला कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 56, जिस पे डेप्रीसिएशन 40 चार्ज हुआ है आज तक, तो इसका WDV 16,000, 56 का कॉस्ट, 40 का डेप्रीसिएशन, तो बुक वैल्यू 16,000। ये 16,000 मैंने इस साल राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करना मतलब ये बेकार हो गया था एसेट, कुछ बेनिफिट नहीं आता, ना बेच के ना कुछ करके, तो मैंने इसको बोला ठीक है, इसको लॉस बोल के पीएल में चार्ज कर दो, इसको रखने का दरकार नहीं है। तो मैंने ये 16,000 राइट ऑफ कर दिया, मतलब लॉस बोल के पीएल में चार्ज कर दिया, पैसा वैसा कुछ नहीं आया, तो ये नॉन कैश आइटम है। एड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ 16,000। एक 16,000 रुपए का एसेट था, मैंने करंट ईयर में उसको पीएल में चार्ज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो ये एक नॉन कैश आइटम है, मुझे हटाना पड़ेगा, पीबीटी से हटाना पड़ेगा।
नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड 360, इस साल का डेप्रीसिएशन, तो मैं ऐड करता हूं, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इस साल का 360। अब मैं अच्छे से फिक्स्ड एसेट को एनालाइज करता हूं। पहले फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को, 32 लाख था ओपनिंग में, 32 लाख। एक फिक्स्ड एसेट बेचा जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख, तो 32 में 2 लाख गया, कितना बचा? 30 लाख। एक फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ कर दिया जिसकी कॉस्ट थी 56,000, तो कितना बचा? 2944। 2944 होना चाहिए था, है 38 लाख। 2944 होना चाहिए था, है 38 लाख। तो इस साल मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है 856। 856 सर कैसे हुआ एक बार बताओ? वर्किंग नोट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग कॉस्ट 32 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड, जो बेच दिया उसका कॉस्ट हटा दो 2 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ कर दिया उसका कॉस्ट हटा दो, बचना चाहिए 2944, जबकि क्लोजिंग बैलेंस है 38 लैक्स। 38 लैक्स, तो परचेज 8,56,000, परचेज 8,56,000। क्योंकि कॉस्ट है तो मैं हर जगह कॉस्ट कंसीडर करूंगा ताकि कंपैरिजन सही हो सके। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 856, 856, ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 856। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओपनिंग था, कुछ बेचा, कुछ राइट ऑफ कर दिया, बचना चाहिए 2944, बट ईयर एंड पे 38 लाख दिख रहा है, तो 856 मैंने नया परचेज किया, नया परचेज किया। आदित्य देकर गया। डन 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 डन। आगे चलता हूं सर, इसके बाद एक डेप्री दिया हुआ है, डेप्री को भी आप चाहो तो रिकंसाइल कर सकते हो, बट कोई काम का नहीं है क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया था क्वेश्चन। ओपनिंग 920 था, 920। अब कुछ एसेट आपने बेच दिया, उसका डेप्रीसिएशन हटाओ, बिक गया तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्री हट जाएगा। 920 माइनस 80, इसका 80 माइनस 40, 920 माइनस 80 माइनस 40, बचना चाहिए 8 लाख। फिर इस साल का डेप्रीसिएशन 360, ऐड कर दो 360, तो हो गया 11,60,000। 11,60,000 मेरा डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 1160। तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्री है। 920 था, 2 एसेट मैंने बेचा, राइट ऑफ किया, उसका डेप्री मैंने यहां से हटा दिया, फिर इस साल का डेप्रीसिएशन मैंने इसमें जोड़ दिया, तो मेरा क्लोजिंग डेप्रीसिएशन आ गया अक्यूमुलेटेड 1160। ये हिसाब मिल गया। तो सर ये फिर क्यों किए आप? एग्जाम में हो सकता है करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आपको ना बताए, तो आपको फिर इसको कंपेयर करके करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकालना होगा और वो पीबीटी में नॉन कैश आइटम बोल के ऐड होगा। तो अगर एग्जाम में नहीं बताएगा तो हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। डन, ये सब हो गया। इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था, 320 हो गया, मतलब 80,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया। 80,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा, प्रॉफिट ऑफ 40,000, 40,000, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी 80 प्लस 40, 120, ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड 120। सर ये 40 का प्रॉफिट, ये 40 का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया, पीएल में नहीं गया, तो पीबीटी से एडजस्ट नहीं करेंगे, वो कैपिटल रिजर्व में गया है। आगे चलता हूं, कैश, कैश का कोई काम नहीं है। करेंट एसेट, ये वर्किंग कैपिटल चेंज में आ जाएगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट। अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग करेंट एसेट 1110, क्लोजिंग करेंट एसेट 1310। कुछ नहीं बोलता तो मैं बोलता 2 लाख इंक्रीज हुआ है, आउटफ्लो बोल के दिखा दो, बट पॉइंट 6 में कुछ बोला है, बोल रहा है कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, whereas previously the practice was to value at cost less 10%। इस साल से हमने डिसाइड किया हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। पहले हम कॉस्ट से 10% माइनस करके वैल्यू करते थे, यानी 90% ऑफ कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, गलत वैल्यूएशन करते थे, इन्वेंट्री को कम करके दिखाते थे। अगर इन्वेंट्री कम करके दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, पुराने साल का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा।
The inventory according to the books on 31st March 2020 was 216. Inventory on 31st March 21 was correctly valued at 3 lakhs. क्लोजिंग तो करेक्टली वैल्यूड है, उसमें कोई चक्कर नहीं है. ओपनिंग हमने वैल्यू कर रखा है 2,16,000 पे, बट ये इसकी सही वैल्यूएशन नहीं है. ध्यान से सुनना. पॉइंट 3, ओपनिंग इन्वेंट्री 2,16,000. दिस इज valued at 90% of cost. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये 90% पे वैल्यू किया गया है. तो अगर ये 90% है तो 100 यानी कॉस्ट कितना है? अगर ये 90 है तो 100 यानी कॉस्ट कितना है? 240. 2,40,000 कॉस्ट था, हमने 10% माइनस किया, 24,000 वैल्यू कर दिया 2,16,000 पे. तो मेरी लास्ट ईयर की ओपनिंग स्टॉक, मेरा इस साल का ओपनिंग स्टॉक बोल लो, वाज अंडरवैल्यूड बाय 24,000. कम दिखा रखा हूं. ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा हूं 24,000 से. बोलो ना, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा हूं, वैल्यू ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा. अगर इस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा. तो करेंट ईयर प्रॉफिट shall be reduced by, current year profit shall be reduced by 24,000. Current year profit shall be reduced by 24,000. आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम दिखा रखा है आपने ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उसको अगर कम करना है तो मुझे उसे रिड्यूस करना पड़ेगा 24,000 से, रिड्यूस करना पड़ेगा. तो मैं ये कर सकता हूं, देखो यहां पर पीबीटी में, ये मैं यहां पर भी कर सकता हूं, नोट्स में पीबीटी के, या ऊपर भी कर सकता हूं. लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. मेरे को अपना करंट ईयर का प्रॉफिट कम करना है. अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 24,000. मेरे को अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को कम करना है. अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 24,000. मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक गिरा हुआ है. तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाऊंगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट को कम कर दिया 24,000 से. अब ये 24,000 से कम तो कर दिया. इन्वेंट्री में आओ. लास्ट ईयर का जो करंट एसेट दिखाई दे रहा है वो 24,000 अंडर वैल्यूड है. तो मेरे को यहां पे 24,000 बढ़ाना पड़ेगा. तो मेरा सही करंट एसेट कितना होना चाहिए? 11,34,000. सही करंट एसेट 11,34,000. अब मैं वर्किंग कैपिटल चेंज इसके बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा. तो मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा 13,10,000 माइनस 11,34. 13,10,000 माइनस 11,34, 1,76,000 इंक्रीज हुआ है. एसेट का इंक्रीज होना इज एन आउटफ्लो. एसेट का इंक्रीज होना इज एन आउटफ्लो. मैं यहां लिख सकता हूं, सो करेक्ट वैल्यू ऑफ ओपनिंग करेंट एसेट्स. ओपनिंग करेंट एसेट्स, मेरा स्टॉक कम किया हुआ है, तो जब मैं स्टॉक को बढ़ाऊंगा मेरा करंट एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा. ओपनिंग वाला करंट एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा. ये करंट एसेट का वैल्यू बढ़ा दिया और इसको फिर क्लोजिंग से कंपेयर किया. क्लोजिंग से कंपेयर किया तो मेरा आ गया वर्किंग कैपिटल चेंज 176. 176 वर्किंग कैपिटल चेंज 176. तो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है. ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है. मेरे को उसको ठीक करना है तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा. मैंने पीबीटी को कम कर दिया. साथ ही साथ मेरा करंट एसेट जो है उसकी वैल्यू मुझे ठीक करनी होगी ताकि मैं वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट कर लूं. ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा. डन. क्वेश्चन खत्म हो गया है शायद, और कुछ है नहीं. क्वेश्चन खत्म हो गया है. ओके, डिबेंचर का इंटरेस्ट. एक सेकेंड, डिबेंचर पर इंटरेस्ट भी तो आएगा. डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर में 9% इंटरेस्ट दिया हुआ है. प्रेफरेंस शेयर का तो अलग से डिविडेंड का कुछ बोला नहीं, बट डिबेंचर पर इंटरेस्ट तो मुझे देना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सबसे पहले पीबीटी में ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
डिबेंचर रिडीम हुआ है 120, किस दिन हुआ है बताया नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं डिबेंचर रिडीम हुआ है एट द बिगिनिंग, अजम्पशन इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 7 का, डिबेंचर्स रिडीम्ड एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में ही रिडीम हो गया, तो साल के शुरू में रिडीम हो गया तो 4 लाख था, शुरू में 120 हमने रीपे कर दिया तो 280 बचा, तो इस साल इंटरेस्ट 280 पर लगेगा, 280, 2,80,000 इंटू 9%, 25,200, ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो पीएल में गया होगा, बट ये फाइनेंसिंग नेचर का आइटम है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिखाऊंगा 25,200, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25,200, 2,80,000 का 9%। कोई ये भी अज्यूम कर सकता है कि सर डिबेंचर ईयर एंड पे रिडीम हुआ है, तो फिर वो 4 लाख पे 9% का इंटरेस्ट निकालेगा, 4 लाख पे, क्योंकि एंड में रिडीम हुआ है तो इस साल पूरा 4 लाख पे इंटरेस्ट लगा होगा। मैं अज्यूम करता हूं हमेशा, कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो मान लो वो ट्रांजैक्शन बिगिनिंग में हुआ, तो 280 का 9% डिबेंचर इंटरेस्ट है, मैंने पहले पीबीटी से ऐड किया क्योंकि वो फाइनेंसिंग नेचर का आइटम है, फिर मैंने यहां से उससे कम कर दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। आप बिना किसी हड़बड़ी के पहले पीबीटी निकालें, पीबीटी निकालने के बाद आप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करें, मैं हट जाता हूं, आप ट्राई करें।
डन डना डन डन। देखो क्वेश्चन के क्या क्या अच्छे पार्ट्स थे। एक, डिबेंचर का इंटरेस्ट, 2,80,000 के डिबेंचर पर 9% 25,200 का इंटरेस्ट पे हुआ होगा, वो हमें कंसिडर करना होगा। दूसरा, डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड पेएबल जो था डिक्लेयर हो गया था लास्ट ईयर, वो इस साल पेमेंट हुआ 1,20,000 माइनस 16 अनपेड 1,04,000। करंट ईयर का डिविडेंड 144, वो इस साल अभी डिक्लेयर हुआ है, तो वो हमने एप्रोप्रिएशन बोल के पीबीटी के कैलकुलेशन से एडजस्ट कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर वाला जो था वो इस साल पे हो गया, और करंट ईयर वाला प्रोविजन जो है वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस मैंने पीबीटी कैलकुलेशन में एडजस्ट कर दिया, और जो मेरा टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला गया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कैलकुलेशन अच्छा था। उसके बाद था इन्वेंट्री का कैलकुलेशन। मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 24,000 से अंडर वैल्यूड थी, अंडर वैल्यूड, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने बढ़ाया तो मेरा करंट एसेट हो गया 11,34,000। उससे मैंने क्लोजिंग को कंपेयर किया तो मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, उसको ठीक करने के लिए मैंने इस साल के प्रॉफिट से 24,000 माइनस कर दिया, 24,000 माइनस कर दिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इंस्टीट्यूट इस लेवल के क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं देता, बट हाँ इनके कुछ एडजस्टमेंट, जैसे इन्वेंट्री वाला एडजस्टमेंट एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, वो चांस कम है, बट इनके कुछ एडजस्टमेंट उठा के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर 6? क्लियर 6? मेरे कैश फ्लो के सारे क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन मैंने लिए थे और एक आरटीपी का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। आप एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस 10 के अंदर अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको छोड़ के कुछ आया तो वो बहुत ईजी रहेगा, वो आप एक बार में आराम से कर लोगे। मतलब टेक्निकलिटी इससे ऊपर नहीं हो सकती है, वो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब डिस्कशन पॉइंट वाइज 2 पॉइंट है मेरे पास। एक, ये पॉइंट नंबर 9 जो है ना, ये मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा, ये मैं AS 11 के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये पेंडिंग रहेगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एग्जाम में इसके ऊपर आज तक कभी कुछ पूछा नहीं गया है, बट ये AS 11 के बाद हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी मुझे आपके साथ ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डेटर्स। अगर आपको डेटर्स और पीबीडीडी दोनों दे दे तो आप किस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल चेंज वगैरह करोगे, वो हम लोगों को सीखना है, ट्रीटमेंट ऑफ पीबीडीडी एंड डेटर्स। एक एग्जांपल लेके बात समझाने की कोशिश करता हूं। अंकित को थोड़ा इस पर डाउट भी था तो इसीलिए अच्छे से समझा देता हूं। पीबीडीडी डेटर्स, मान लीजिए आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 24 और एक 31 मार्च 25 की। बैलेंस शीट में डेटर्स दिया हुआ है 6 लाख, 6 लाख, उससे लेस पीबीडीडी कर दिया मान लीजिए 25,000, ये आ गया 575 ओपनिंग, और क्लोजिंग में दिया हुआ है मान लो 8 लाख, पीबीडीडी दिया हुआ है 40,000 और ये आ गया 760, और बोला करेंट ईयर में बैड डेट हुआ है, करेंट ईयर में बैड डेट जो पीबीडीडी से वो एडजस्ट करेंगे 18,000। करंट ईयर में बैड डेट 18,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये सब में सब कुछ आ चुका है। करंट ईयर में बैड डेट हुआ है 18,000। क्वेश्चन अराइजेस, कैश फ्लो बनाते समय इन सारी चीजों को कैसे एडजस्ट करेंगे, हम कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दैट हैज बीन चार्ज टू पीएल, पीबीडीडी दैट हैज बीन चार्ज्ड टू पीएल। पीएल में कितना हमने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया है? देखो प्रोविजन बनाना इज अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम है तो मुझे पीबीटी से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा पीबीडीडी कितना मैंने पीएल में चार्ज किया। एक फॉर्मूला सिखाया था, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन माइनस बैड डेट्स। ओपनिंग प्रोविजन से पहले बैड डेट एडजस्ट करो, उसको क्लोजिंग प्रोविजन से कंपेयर करो, दैट डिफरेंस हैज बीन चार्ज टू पीएल। मेरा क्लोजिंग प्रोविजन 40,000, ओपनिंग प्रोविजन 25, बैड डेट 18,
तो 25,000 का प्रोविजन था, 18 बैड डेट हो गया, 7,000 मेरे पास था, 7 से 40 हो गया प्रोविजन, 7 से 40 हो गया, तो इस साल मैंने 33,000 का प्रोविजन पीएल में चार्ज किया होगा, 33,000 का प्रोविजन पीएल में चार्ज किया होगा। तो मैं जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा पीबीटी, पीबीटी से मैं ऐड करूंगा पीबीडीटी जो पीएल में चार्ज हुआ है 33,000। ये एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम जो पीएल में गया हुआ है, तो मुझे पीएल से इसको हटाना पड़ेगा 33,000। नेक्स्ट, फिर मुझे डेटर का वर्किंग कैपिटल चेंज निकालना पड़ेगा। डेटर का वर्किंग कैपिटल चेंज, मेरा डेटर ओपनिंग बैलेंस था कितना 6 लाख, इसमें 18 बैड डेट हो गया, 6 लाख में 18 बैड डेट हो गया, तो बचा हुआ डेटर है 582। क्लोजिंग मेरा डेटर दिया हुआ है 760। 582 और 760 का डिफरेंस 1,78,000 मेरा इंक्रीज इन डेटर। इंक्रीज इन डेटर, ओपनिंग डेटर था 6 लाख, 6 लाख में 18,000 प्रोविजन फॉर सॉरी बैड डेट हो गया, तो बचा 582। 582 से हो गया 760, 582 से 760, तो करंट ईयर में इंक्रीज इन डेटर 178। तो वर्किंग कैपिटल चेंज, इंक्रीज इन डेटर 178। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन होगा पीबीडीडी और डेटर्स का। तो पीबीडीडी जो आपने पीएल में चार्ज किया है वो एक नॉन कैश आइटम है, मैं पीएल से वापस ऐड बैक कर दूंगा। और वर्किंग कैपिटल चेंज निकालते समय मैं बैड डेट को कंसीडर करूंगा, ओपनिंग से पहले बैड डेट हटाऊंगा, ये पैसा नहीं आया है, अब जो बचा उससे क्लोजिंग को कंपेयर करूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। आई होप अंकित अब तेरे को क्लियर है करना क्या है, करना क्या है। बट तुमको पता है इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। तुम अगर इतना मेहनत का अल्टीमेट रिजल्ट देखोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, 178 माइनस 33, 145 नेगेटिव। अल्टीमेट रिजल्ट है 145 नेगेटिव। आप पता है इतना झमेला करने की जगह सिर्फ डेटर के नेट चेंज का इफेक्ट ले लो, इसके अंदर पीबीडीडी, डेटर, वेटर, बैड डेट सब अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप 575 को 760 से कंपेयर करोगे तो 575 को 760 से 185, यहां पे मेरा चेंज कैसे हो गया, 582 माइनस 760, 178। मेरा आंसर चेंज क्यों हो गया? मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं ठीक ही तो किया है, एक गलती कर दी, सॉरी मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली डेटर यहाँ पे 760 नहीं, डेटर तो 8 लाख है ना, डेटर 8 लाख है, मैंने गलती से नीचे वाला फिगर ले लिया था, डेटर 8 लाख है, 582 माइनस 8 लाख 218, सॉरी ये इधर 218 होगा, और 218 माइनस 33 185, 185। मेरा डेटर 8 लाख है, मैंने गलती से ये फिगर ले लिया, डेटर तो ये है ना 6 लाख और 8 लाख, तो मेरे को 6 लाख और 8 लाख को कंपेयर करना था, मैंने गलती से नीचे 760 वाला ले लिया। तो अब मेरा यहां पर भी इफेक्ट आ रहा है 185, यहां पर भी इफेक्ट आ रहा है 185। तो अगर मैं सीधा बोलूं मेरा नेट डेटर में इंक्रीज है 185, तो इंक्रीज इन नेट डेटर में वर्किंग कैपिटल में दिखा दूंगा 185। अगर वो 185 दिखा दूंगा तो मुझे इतना राम कहानी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधा इंक्रीज इन नेट डेटर 185, काम खत्म, कोई पीबीडीडी कोई डेटर कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोग एग्जाम में अगर डेटर और पीबीडीडी दोनों बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो कैश फ्लो बनाते समय सीधा नेट डेटर का इफेक्ट ले लेंगे, हमें पीबीडीडी वगैरह को छेड़ने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में अलाउड है, आप एग्जाम में यही कीजिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो सके, अदरवाइज आप कहीं खो जाएंगे, प्लस माइनस में गलती कर देंगे। तो क्योंकि नेट डेटर के अंदर बैड डेट, डेटर का बैलेंस, पीबीडीडी सब कुछ एडजस्टेड है, तो सीधा मैं नेट डेटर का बैलेंस लूंगा और वो वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखा दूंगा, पीबीडीडी का कुछ करने का दरकार नहीं है। तो देखो क्या बोला यहां पे, क्या बोला यहां पे, पीबीडीडी चार्ज टू पीएल,
शैल बी रिवर्स्ड बीइंग अ नॉन कैश आइटम। जो पीबीडीडी पीएल में चार्ज किया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा नॉन कैश आइटम की तरह। मैंने पीबीडीडी रिवर्स किया था 33,000। पीबीडीडी चार्ज टू पीएल इज क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन माइनस बैड डेट। Consider change in gross debtors in working capital change after eliminating the effect of bad debts. हम ग्रॉस डेटर का चेंज कंसीडर करेंगे। 6 लाख से 8 लाख हो गया, बट 6 लाख में 18,000 बैड डेट था, तो पहले 582 से 8 लाख हो गया, तो 2,18,000 का वर्किंग कैपिटल चेंज। दूसरा ऑल्टरनेटिव 2 जो हम एग्जाम में यूज करेंगे, डायरेक्टली कंसीडर चेंज इन नेट डेटर्स इन वर्किंग कैपिटल चेंज, इग्नोर पीबीडीडी बैड डेट एक्सेट्रा। डायरेक्टली आप चेंज इन नेट डेटर्स कंसीडर कर लीजिए, आपको और कुछ करने का दरकार नहीं है। तो एग्जाम में हम हमेशा ये करेंगे, हमेशा ये करेंगे। तो अगर डेटर और पीबीडीडी दोनों बैलेंस शीट में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें नेट डेटर को उठाना है, उसमें जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल चेंज बोल के आ जाएगा। बोलिए, ये एग्जाम्पल और ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ये एग्जाम्पल और ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो मैं पीबीडीडी और डेटर को अलग अलग दिखाने की जगह सीधा नेट डेटर का जो चेंज है वो कंसीडर करूंगा वर्किंग कैपिटल चेंज में, मेरा काम हो जाए। सर फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना सकते हैं 7 के लिए? बना देता हूं अंकित, पहले बताओ ये क्लियर है क्या? तुमको एक डाउट हो रहा था सर ओपनिंग कैपिटल से लेस, ओपनिंग डेटर से लेस होगा कि क्लोजिंग, तो मैंने बोला ओपनिंग से लेस होगा। 6 लाख डेटर था, 18 बैड डेट हो गया, उसको हटाओ ना। 582 से 8 लाख हो गया, तो इंक्रीज इन डेटर इज 218। ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट कॉन्सेप्ट था जो मैंने कवर कर लिया आपके साथ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेरे कॉन्सेप्ट्स भी सारे कवर हो गए और मैंने क्वेश्चन भी आपके साथ सारे कवर कर लिए। मेरे को अंकित बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने कराया ना, उसमें मुझे ना फिक्स्ड एसेट अकाउंट और सर एक ना क्वेश्चन 7, एक मुझे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना दो और एक मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना दो। एक मुझे फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो। आइए बनाता हूं पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये कॉस्ट पर बनेगा, कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट पर दिखाऊंगा। टू बैलेंस बीडी फिक्स्ड एसेट, क्वेश्चन नंबर 7, 32 lakhs। बाई बैलेंस सीडी 38 lakhs। बाई एसेट सोल्ड जो बेच दिया, कॉस्ट बताना 2 लाख। बाई एसेट रिटर्न ऑफ जो राइट ऑफ कर दिया, कॉस्ट बताना 56,000। ये दोनों एसेट चला गया मेरे यहां से, तो अब आ जाएगा टू एसेट परचेज्ड, टू एसेट परचेज्ड बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल अंकित, स्टेटमेंट हमेशा फास्ट बनेगा, वो सबसे बेस्ट होता है, बट मैंने आपको लेजर भी बना दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एसेट सोल्ड, एसेट रिटर्न ऑफ, डिफरेंस जो बचा एसेट परचेज्ड। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस बीडी 920, टू बैलेंस सीडी 1160। ठीक, इस साल जो एसेट बेचा, टू एसेट सोल्ड, उसका डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा 80,000। फिर टू एसेट रिटर्न ऑफ, जो एसेट राइट ऑफ किया उसका डेप्री हटाना पड़ेगा 40,000। अगर इसको प्लस माइनस करोगे तो करेंट ईयर का डेप्री आ जाएगा, निकालो प्लस माइनस करो, करेंट ईयर का डेप्री आ जाएगा 3,60,000।
3,60,000। जो एसेट बेच दिया उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाना होगा, तो मैं डेबिट करके उसको हटाते चला जाऊंगा। डिफरेंस आ जाएगा मेरा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन विच इज 360 गिवन इन क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरा बाई डेप्रिसिएशन आ गया 360। बोलिए मेरे बच्चों, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्लियर छे? दिस कंप्लीट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। आरटीपी का क्वेश्चन हो गया लेटेस्ट, 9 क्वेश्चन मैंने जो लिए थे वो कंप्लीट कर दिए, डिस्कशन सारा कर लिया। एक पॉइंट पेंडिंग है, वो AS 11 के बाद मैं समझाऊंगा आपको, 5 मिनट लगेगा, AS 11 के बाद अपने देखेंगे। डन। आज मैं नया टॉपिक चालू नहीं कर रहा हूं क्योंकि जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में टाइम लगेगा मुझे। कल अपने AS 20 चालू करेंगे, आज अपने इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए अच्छी तरीके से, एक इन्वेस्टमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग। आई होप आप रिविजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, एंड वी आर डिवोटिंग एडिक्वेट टाइम ऑन बोथ द पार्ट्स। कल मिलेंगे हम लोग, और कल हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर करेंगे। कल ही शुरू हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा, तो कल वी विल डिस्कस AS 20। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा।